वेलकम टू VCR क्लासेस। चलिए आज जानते हैं जो इतिहास के कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके थे। आने चैप्टर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोग आधा से ज़्यादा बातों को देख चुके हैं और अभी जो हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली ये जो है हमारा पार्ट 3 है ना, ये है हमारा पार्ट 3। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को यदि आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी ज़रूर देख लें ताकि पूरा का पूरा कहानी समझ में आए। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं अवध के किसानों के बारे में। तो अवध के किसान क्या करते हैं, तो अवध के किसान एक सभा का गठन करते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और अन्य लोगों ने मिलकर अवध किसान सभा का गठन किया। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय वहाँ पे गए और बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर एक किसान सभा का गठन किया। आप इस बात को याद रखेंगे, अवध में क्या करा है, किसान सभा का गठन किया है। तो का गठन किया जिसकी मुहाने यानी कि महीने भर में लगभग 300 से ज़्यादा यानी 300 से अधिक शाखाएं बन गए थे। शाखाएं का मतलब है आप लोग को मालूम होगा कि ब्रांचेज, जैसे एक तरीके से बात करें कोई भी बैंक के जो अलग अलग छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं, वैसे ही ये जो अवध के जो किसान सभा था वो किसान सभा के अलग अलग ब्रांचेज बन गए, अलग अलग शाखाएँ बनना शुरू हो गए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो बोला कि किसान विद्रोह का स्वरूप क्या था, किसान विद्रोह क्यों कर रहे थे, उसका स्वरूप कैसा था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बोला कि असहयोग आंदोलन, याद रखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान किसान ने ऐसे तालुकदार और व्यापारियों के ऐसे मकानों व बाज़ारों में हमला करने शुरू कर दिए और अनाज के गोदाम को लूट लिया गया। अनाज के जो गोदाम थे उसे क्या कर लिया गया, लूट लिया गया। यानी कि ये पूरी तरीके से बात करें, ये किसानों ने पूरी ज़ोर शोर से ये अपना विद्रोह को दिखाने का प्रयास कर रहा था। चलें आगे बढ़ेंगे। गांधी जी के नाम पर उन्होंने क्या करा, यानी किसानों ने गांधी जी के नाम पर क्या कहा, तो गांधी जी का नाम पर क्या किया, तो स्थानीय लोगों जिसे अपनी कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए महात्मा गांधी के नाम का उपयोग किया। यानी कि वो जो काम कर रहे थे वो काम को अपने आप को आरोप न लगाकर गांधी जी के नाम पर ये सारे के सारे काम किए जा रहे थे। उनका कहना था, यानी उनका मानना था कि गांधी जी ने लगान माफ़ी और ज़मीन का वितरण का वादा किया है। यानी कि लगान भी माफ़ कर दिया जाएगा और ज़मीन का भी वितरण कर दिया जाएगा, ज़मीन का समान बंटवारे कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार के बात जब होने लगी तो आंध्र प्रदेश में गुडेन पहाड़ी, एक नाम याद रखेंगे गुडेन पहाड़ी। तो आंध्र प्रदेश के जो कुछ लोग थे जो कि गुडेन पहाड़िया लोग थे, तो वहाँ पे 1920 के दशक में शुरुआती में यहाँ एक ऐसे उग्र जिसे गुरिल्ला आंदोलन चलाया। एक बात याद रखेंगे इस प्रकार से, गुडेन पहाड़ी के जो लोग थे इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया है, इन्होंने चलाया है गुरिल्ला आंदोलन। इस बात को याद रखेंगे, इन्होंने आंदोलन जो चलाया, आंदोलन का नाम क्या था, गुरिल्ला आंदोलन चलाया था। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगला टॉपिक की ओर। बोला है कि आदिवासियों की ऐसे समस्याएं क्या थी, आदिवासी जो लोग थे उन लोगों की समस्या क्या थी। अच्छा हाँ, इससे पहले आप लोगों को थोड़ा बता दें कि यदि आप लोगों को इस प्रकार के नोट्स चाहिए PDF के रूप में और नहीं तो हार्ड कॉपी के रूप में, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें अब आगे बढ़ेंगे अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारा कि औपनिवेशिक सरकार ने बड़े जंगलों में लोगों को प्रवेश करने से रोक दिया गया था। यानी कि जैसे कहें तो आप लोग जानते होंगे कि आदिवासी जो थे जंगलों में ही रहने वाले, यानी जंगलों से ही वो अपना आवास, अपना व्यवसाय, अपना रोजगार एक तरीके से पूरा करें, पूरा का पूरा अपना जीवन यापन पूरी तरीके से किस पर निर्भर करते थे, तो अपना जीवन यापन पूरी तरीके से जंगलों पर निर्भर करते थे। लेकिन यहाँ के औपनिवेशिक सरकार का मतलब अंग्रेजी जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार ने उन्हें क्या कर दिया, जंगल में जाने से निषेध कर दिया गया, प्रवेश वर्जित कर दिया गया, प्रवेश जाने से मनाही कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें रोजी रोटी और पारंपरिक अधिकार छीन लिए गए। और बहुत सारे आदिवासियों को ये भी मानना था कि उन लोगों का जो ये अधिकार है, यानी कि जंगल जो है उनका एक सांस्कृतिक जगह है, यानी कि पूजा पाठ का जगह है, तो उन्हें उनसे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से छीना जा रहा है, अपनी पारंपरिक व्यवस्थाओं से दूर किया जा रहा है। इस वजह से भी वो लोग बहुत उग्र आंदोलन चलाने का प्रयास किया। तो एक बात नाम याद रखेंगे इस प्रकार से, अल्लूरी सीतारमण राजू इन आदिवासियों का एक कहें तो बड़ी नेता के रूप में उभरे। अल्लूरी सीताराम राजू, उन्होंने गुडेन पहाड़ियों के
ये आदिवासियों का नेतृत्व किया। याद रखेंगे इस प्रकार से इस नेतृत्व यानी आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया है, तो अल्लूरी सीतारमण राजू, इस नाम को याद रखेंगे। अल्लूरी सीतारमण राजू ने गुडेन पहाड़ियों के जो लोग थे उन लोगों का समर्थन यानी नेतृत्व करने का काम किया। वे लोगों का मानना था कि राजू के पास एक विशेष शक्तियां हैं, यानी राजू के पास क्या है, एक विशेष शक्तियां हैं और वे ईश्वर के अवतार हैं। इस बात को भी याद रखेंगे कि अल्लूरी सीतारमण राजू को एक तरीके से ईश्वर का ही अवतार माना जाता था। इन्होंने बहुत सारे लोगों का मानना था कि ये ईश्वर की देन है और ईश्वर इनको इस प्रकार की शक्ति दिए हैं कि इन्हें गोली भी नहीं छू सकते हैं, गोली भी नहीं मार सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और इन्होंने क्या करा, आदिवासियों का नेतृत्व करते हुए उनका आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उनके फैसले को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बातें लिखे गए कि राजू की विचारधारा यानी कि अल्लूरी सीतारमण राजू की जो विचारधारा था उनका मानना क्या था, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया, यानी कि जितने भी भारतीय लोग थे सभी भारतीय लोगों को, यानी कि जितने भी आदिवासी लोग वहाँ के थे उन सभी आदिवासियों लोगों को क्या कहा गया कि सभी लोग खादी कपड़े पहने, यानी कि औपनिवेशिक सरकार के द्वारा लाया गया जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों को ना पहने, और शराब जो औपनिवेशिक सरकार की देन थी उनको छोड़ दिया जाए, उनको ना सेवन ना करें, है ना। तो इस प्रकार से देखें तो लेकिन उनका यह भी मानना था कि भारत अहिंसा से नहीं बल्कि बलपूर्वक से ही आज़ाद हो सकता है, यानी कि ये गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे। अल्लूरी सीतारमण राजू गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन इन्होंने कहा कि ये अहिंसा के रूप में, यदि गांधी जी कहें कि अहिंसा के रूप में यदि हम आज़ादी मिलेगी हमें, तो ये संभव नहीं है। यदि आज़ादी मिलेगी तो वो मिलेगी बलपूर्वक, यानी कि लड़ाई कर कर ही हम आज़ाद कर सकते हैं। तो ये बात किनका कहना था, अल्लूरी सीतारमण राजू, यानी कि इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा खादी कपड़े को पहनना छोड़ दें, शराब पीना छोड़ दें और हिंसा यानी कहें तो एक तरीके से बलपूर्वक अंग्रेज़ों को यहाँ से उखाड़ फेंके भगा दें। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अल्लूरी सीतारमण राजू का अंत कैसे हुआ, उनकी मृत्यु कैसी हुई, इसके बारे में समझते हैं। तो 1924 याद रखेंगे इस बात को, 1924 में उन्हें फांसी दे दी गई, क्योंकि बहुतों लोगों का मानना था कि इन्हें गोली नहीं छू सकते हैं, तो इनको क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। जिसके बाद वे एक लोकनायक का मतलब एक हीरो के रूप में यदि कहें तो हीरो बन गए और सभी के नज़रों में वो क्या हो गए, अमर हो गए। सभी की नज़रों में क्या हो गए, वो अमर हो गए। बताया ना, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, जल्दी से बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलें आगे बढ़ेंगे। आगे है बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह के बारे में यदि चर्चा करें तो यहाँ पे देखेंगे बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुई थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 में शुरू हुई थी। अब जानेंगे ऐसे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के जैसे बारदोली से तालुका में भू स्वराज्य बढ़ाने आने की बात करें, भूमि पर जो टैक्स है ना वो निरंतर बढ़ाए जा रहे थे, उनके खिलाफ ऐसे सफल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये बात याद रखेंगे कि बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इन्होंने किस लिए किया था, तो भू स्वराज्य यानी भू राजस्व मतलब ज़मीन पर जो टैक्स बढ़ाया जा रहा था निरंतर बढ़ाने की वजह से इन्होंने क्या करा था, उनके विरुद्ध में, उनके खिलाफ में एक आंदोलन चलाया था। उन आंदोलन का नाम रखा था बारदोली सत्याग्रह। तो आगे बढ़ेंगे कि बगानों में स्वराज और चोरा चोरी की घटना का मुख्य बिंदु क्या क्या है। बगान के मजदूर, आप जानते होंगे कि बगान में खटने वाले मजदूर जो होते थे वे एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से वहाँ पे होते थे गिरमिटिया मजदूर या फिर बंधुआ मजदूर के रूप में होते थे। तो यहाँ पे कहता है क्या कि असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था कि वे चौकीदारियों से बाहर यानी चार दीवारियों, यहाँ पे चार दीवारी होनी चाहिए था, चार दीवारियों से बाहर आ सके जिन्होंने उन्हें कैद रखा गया था
और वे अपने गांव से संपर्क रख सके। यानी कुल मिला के बात करें तो यहाँ के जो मजदूर थे, यहाँ के मजदूरों का और कुछ नहीं, इन लोगों को चाहिए था कि जब मन करे तब हम अपने घर जा सकें, हम अपने घर वालों से बात कर सकें, हम अपने घर के साथ संपर्क रख सकें, बस इतना ही करना है। बाकी जो काम है काम तो करना ही है ना। तो इन लोगों का सफलता यानी कि स्वतंत्रता का मतलब, इन लोगों का सत्य आंदोलन का मतलब था कि हम स्वतंत्र रूप से जब मन करे तब हम घर जा सकते हैं, यानी कि चार दीवारियों से आज़ाद हो सकते हैं। तो ऐसे आंदोलन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बगान मालिकों का उम्मीद, बगान मालिकों का जो सोच, बगान मालिकों का बगान मजदूरों का जो थॉट जो स्वराज्य के लिए प्रति जो थॉट था, यही था कि वो चार दीवारियों से बाहर जा सके। ठीक है, अब जानेंगे कि इंग्लैंड जैसे इमिग्रेशन एक्ट क्या है। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के बारे में यदि पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 1859 में लिया था। बोले कि इस कानून के तहत बगान मजदूरों को बिना अनुमति के बगान से बाहर जाने की कोई छूट नहीं थी। यानी किसी प्रकार के, इसी को याद रखेंगे कि इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट जो है, इसी की वजह से बगान में काम करने वाले मजदूरों को बिना अनुमति के, बिना इजाज़त के वे चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकते थे, और इस वजह से इन लोगों का गुस्सा ज़्यादा था। आगे बढ़ेंगे। आप लोग चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी लेकर इनको पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बढ़िया लगेगा पढ़ने में, आप लोग के लिए ही इतने मेहनत किए हैं। तो चले आगे बढ़ेंगे। मजदूरों का संघर्ष, जितने मजदूर थे उनका संघर्ष कैसा था। तो असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, हजारों मजदूर ने अधिकारों की अवहेलना करते हुए, यानी कि बात करें इस प्रकार से अधिकारियों की अवहेलना करते, अधिकारी मतलब जानते होंगे कि ऑफिसर की जो है ना, ऑफिसर की अवहेलना करते हुए बगान छोड़कर घर की ओर निकल पड़े। बहुत सारे जो मजदूर थे वे अपना घर, यानी कि मजदूर जो थे वो वहाँ से भाग गए। कहाँ से? तो बात करें कि जो बगान थे, बगान को छोड़ छाड़ के किसी भी तरह छुप छुपा के क्या करें, यहाँ से भाग गए। भागने के क्रम में क्या हुआ था, आप जानते होंगे कि उस समय गांधी जी एक तरीके से कहें तो ये सत्याग्रह आंदोलन ही थे। लेकिन अभी बात करें तो स्वराज के लिए बहुत सारे लोगों ने हड़ताल पे चले गए थे, वही कहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया। और रास्ते में पकड़ने की वजह हम बता देते हैं। तो वजह था कि रेल हड़ताल में थी, और रेल हड़ताल होने की वजह से इन्हें पैदल चलना पड़ रहा था। यानी कि ट्रेनों से ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे थे, यानी कि ये गए थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन का उपयोग किया था, तो रेल का उपयोग किया था, है ना। तो रेल का जब उपयोग किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो सिपाही होते थे, बगानों के जो सिपाही होते थे, उन्होंने इसे रास्ते में ही पकड़ लिया, और रास्ते में पकड़ने की वजह से इनको बहुत पीटा गया, बहुत मारा गया, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए गए इन्हें, है ना। तो आगे है स्वराज्य की व्यक्तिगत अर्थ क्या है। स्वराज्य के व्यक्तिगत अर्थ बोला कि स्थानीय लोगों ने स्वराज्य का मतलब अपना अपना हिसाब से निकाला, यानी कि सभी लोगों के लिए स्वराज्य का मतलब अलग अलग थे। इनके लिए यह एक ऐसा युग था, प्रतीक था कि सारे कष्ट और मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी। यानी सब लोग सोच रहे थे कि ये जो युग है, ये युग के बाद हमारा राष्ट्र बनेगा स्वराज्य, और स्वराज्य जब स्वराज्य की प्राप्ति होगी तो हमारा राष्ट्र क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, यानी कि समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। गांधी जी से जुड़ाव, आगे बोला है कि गांधी जी के साथ जुड़ाव। जब आदिवासियों और समूहों ने स्वतंत्र भारत का नारा लगाया तो वे से भावनात्मक स्तर पर एक ऐसे अखिल भारतीय आंदोलन का हिस्सा बन गए। अब यहाँ आगे आते हैं तो असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया था, तो इनके पीछे का वापस लेने का कारण क्या था, तो यहाँ पे जानेंगे चोरा चोरी कांड। तो चोरा चोरी कांड जो है एक तरीके से देखा जाए तो हिंसक घटना थी, जिसमें 1922 में लगभग 23 पुलिसकर्मियों को मारकर यानी कि जिंदा ही जला दिए गए थे, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस हिंसक घटना को देखते हुए इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय भी लिया था। तो यहाँ पे जानेंगे चोरा चोरी घटना क्या है। तो बोला कि गोरखपुर के चोरा चोरी में शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस के साथ हिंसक टकराव हो गए, और हिंसक टकराव होने की वजह से क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति। वही कहते हैं कि चोरा चोरी की हिंसक घटना की खबर सुनते ही गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन को वापस लेने का आह्वान किया, यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया।
यहाँ पे भू राजस्व यानी कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे कुछ बातें लिखे गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे बगान मतलब जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि की बड़ी खेती की जाने वाली जगह को बगान कहते हैं। चारदीवारी चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा होता है, उसे चारदीवारी कहते हैं, है ना। ये सब बातों को जानते होंगे। तो चलें आगे बढ़ेंगे सविनय अवज्ञा की ओर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो अवज्ञा इस बात को याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में आंदोलन का ऐसे हिंसक होने के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया गया। बोला कि स्वराज्य की पार्टी का गठन, स्वराज्य मतलब जानते हैं खुद का राष्ट्रीय की पार्टी का गठन हो गया। आगे बोला कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने काउंसिलिंग ऑफ राजनीतिक में वापस लौटने के लिए स्वराज पार्टी का गठन किया। यानी कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, एक बात प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। तो यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, CR दास और मोतीलाल नेहरू, CR दास और मोतीलाल नेहरू। अब आगे बढ़ेंगे, युवा नेताओं का स्वरूप कैसा था, युवा नेताओं का रूप कैसा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए उग्र आंदोलन का समर्थन किया। इन लोगों ने क्या करा, उग्र आंदोलन का, उग्र आंदोलन मतलब जानते होंगे लड़ाई झगड़े के आंदोलन में समर्थन किया। आगे बोला है कि आर्थिक मंदी क्या थी। आर्थिक मंदी जानते होंगे घाटे में चलना, समस्याएं होना। तो आर्थिक मंदी जो कि 1926 से 1930 के बीच में चला था। बोला है क्या कि कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट के कारण किसानों की स्थिति बिगड़ गई, जिससे ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल हुई। ग्रामीण इलाके बहुत ज़्यादा क्या हो गए, लड़ाई झगड़े उथल पुथल हो गया। अब आता है साइमन कमीशन। याद होगा कि जब साइमन हमारे भारत में आए थे एक कमीशन के साथ, एक एक्ट के साथ, तो भारतीय लोगों ने उन्हें सम्मानित, उनके सम्मान में साइमन कमीशन भारत जाओ का नारा लगाया था। ब्रिटेन के सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए कि ऐसे कमीशन के लिए कमीशन भेजा। यानी कुल मिला के बात करें तो संवैधानिक व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए उन्होंने वहाँ से कमीशन भेजा, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसका पूर्ण भारत में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारे के साथ विरोध किया गया। यानी कहने का जैसे ही वो आए भारत तो उनका सम्मान में या फिर बोल सके तो उसे इंसल्ट करने के लिए साइमन कमीशन भारत जाओ का नारा लगाया गया। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डोमिनियन स्टेट एंड प्रस्ताव। इसके बारे में फिर हम लोग अगले क्लास, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो इतना उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।